नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे महंगाई पर हल्ला बोल। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखा। प्रदेश भर में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता चुनाव खत्म, लूट चालू के नारे लगाते नजर आए और कहा कि हर दिन पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों के दाम अनावश्यक बढ़ रहे हैं और इसका परिणाम आवश्यक वस्तुओं पर हो रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि यूपीए सरकार के दौरान जो कीमतें थी वही किया जाना चाहिए। और आज इसी महंगाई पर हुए हल्ला बोल पर हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर सक्रिय दिखी। मसला था महंगाई के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन का। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत तमाम दिग्गज इस दौरान सड़क पर दिखे और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पेट्रोल और डीजल की जो मोदी जी 2013-14 में और शिवराज जी साइकिल में जाया करते थे, आज इस पर चुप है। आज केवल घोषणाओं की फैक्ट्री, आश्वासन की फैक्ट्री के कारखाने खोले हुए हैं। सरकार को होश में आना चाहिए कि भाव कम करें। डीजल है, बिजली का बिल बढ़ता रहा है, गरीब आदमी बिजली भर नहीं पा रहा है, तो ये किस तरह से काम चलेगा। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रदेश की जनता को राहत दे, ये हमारा कहना है। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने ढोल, मंजीरा, थाली, ताली, घंटी बजाकर विरोध जताया तो गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि भी दी और बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की मोदी और राज्य की शिवराज सरकार को जिम्मेदार करार दिया। ये सरकार ढोंग कर रही है। जब मनमोहन जी की सरकार थी तो 50-60 में डीजल पेट्रोल और 300-400 रुपए में रसोई गैस मिलती थी। आज 1000 हो गई रसोई गैस। डीजल पेट्रोल 100 पार, और जब चुनाव आते तो कम कर देते हैं डीजल पेट्रोल भाव। जैसे चुनाव खत्म होते हैं ये बढ़ा देते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये प्रदर्शन की शुरुआत है। सरकार ने महंगाई को कम नहीं किया तो हर कांग्रेस कार्यकर्ता घर से बाहर निकलेगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये प्रदर्शन की शुरुआत है और हर युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने हर घर के बाहर निकलेगा, हर कॉलोनी में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा, क्योंकि ये महंगाई ऐसी चीज है जिसने सारे गृहिणियों का बजट बिगाड़ दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं को वो स्लोगन भी याद दिलाए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन के पहले कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी के आने के बाद तो महंगाई और बढ़ गई, 3 गुना महंगाई बढ़ गई यूपीए गवर्नमेंट के बाद से। तो अब जनता की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर जिले में, पूरे देश भर में ये आंदोलन चलाएगी और जब तक महंगाई कम नहीं होती हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी तो बीजेपी ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों का बढ़ना और घटना अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। ये कांग्रेस को भी पता है, लेकिन वो जनता को गुमराह कर रही है। कमलनाथ कांग्रेस अलग, दिग्विजय सिंह कांग्रेस अलग, अरुण गांधी कांग्रेस अलग। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जी दिखे नहीं, जहां दिखना चाहिए वहां दिख नहीं रहे और रोड पर आकर केवल आप लोग फोटो खींच लो इसलिए राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति को जनता स्वीकार नहीं करती और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय ऑयल पर निर्भर करते हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का यह अभियान 3 चरणों में 31 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा। दूसरा चरण 2 से 4 अप्रैल और अंतिम चरण 7 अप्रैल को होगा। कांग्रेस इसे प्रदेशव्यापी आंदोलन बनाने की कोशिश में लगी है। देखना यह है कि उसकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से विवेक राणा और मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, तो महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस का। और देखिए, महंगाई की जहां तक बात है तो महंगाई बढ़ी तो है, लोग परेशान भी हुए हैं और विपक्ष का जो एक धर्म होता है कि वो इन तमाम चीजों को लेकर आगे आए, तो वो भी हमने आज देख लिया। अब एक बात जो आई है सत्ता पक्ष की तरफ से कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी रेट्स होते हैं या वहाँ का जो उतार चढ़ाव होता है उस पर पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्भर होती हैं। लेकिन हम देखें, कई बार हमने ये भी देखा है कि सब कुछ बैलेंस होता है फिर भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम दूसरे स्टेट्स की यदि बात करें तो वहाँ पे भी हम यदि भोपाल से कंपेयर करें तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश की बात कर लें, आप यहाँ की बात कर लें, आप दूसरे जगह की बात कर लें, तो भी आप रेट्स का डिफरेंस देखिए। मुझे लगता है कि किस पॉइंट पे या स्टेट गवर्नमेंट किस पॉइंट पे इसमें काम कर सकती है वो करें, अपना हिस्सा आप करिए। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहा है वो एक अलग मैटर है, उस पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन सरकार की जितनी जिम्मेदारी है वो इसमें क्या लुकआउट रख सकते हैं, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है, तो शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। बहरहाल क्या हो सकता है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश राजे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धैर्यवर्धन शर्मा जी आपसे करना चाहती हूँ। बहुत सीधा सा सटीक सवाल कि ये जो बात आई है विश्वास सारंग जी की तरफ से कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक रेट्स होते हैं या जो उतार चढ़ाव होता है उस पर निर्भर करती हैं ये कीमतें। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट यदि अपने अधिकार से कुछ कर सकती है तो वो करे, बाकी उस लेवल से जो चीजें आनी है वो अलग है। क्योंकि कई बार ये भी देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रूड ऑयल है या जो और चीजें हैं वो यदि बैलेंस हैं भी तो भी रेट्स बहुत हाई हुए हैं जो निश्चित तौर पर बहुत इफेक्ट करते हैं। बात सही है, पर बहुत सारी मजबूरियां हैं सरकारों की। आप देखिए, हम लगभग 70,000 करोड़ रुपए का तिलहन आयात करते हैं। खाने का तेल हमें इतनी बड़ी तादाद में, जो भी भारत में इस कृषि प्रधान देश में किसान खून पसीना एक करके तमाम तेल पैदा करने वाली फसलें पैदा करते हैं, जो हिंदुस्तान की खपत है वो आधी भी नहीं है। आधे से ज्यादा हमको दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। वही स्थिति हमारे यहाँ दालों की, दलहन भी हमें कई हजार करोड़ में खरीदना पड़ता है। पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि हम एक प्रकार से हम पूरी तरह से आश्रित ही हैं। और जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई देता है तो क्रूड ऑयल देता है। अब अभी तक खाद्य तेलों पे चर्चाएं कम होती थी, पर आप देखिए अभी जो रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तमाम सारे लोग जो आपके टीवी चैनल को देखते हैं, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि स्वदेश पर आप इस युद्ध के हालात और उससे साइड इफेक्ट्स पर भी आप लगातार परिचर्चा कर रही हैं, चर्चा करते हैं, तो लोग जो सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं भली भांति कि आज हिंदुस्तान में सूरजमुखी का तेल बहुतायत में लोग खाने लगे हैं। और वो सूरजमुखी का तेल हमारे यहाँ यूक्रेन से आता था। यूक्रेन बहुत बड़ा उत्पादक देश है दुनिया का। अब तमाम सारी परिस्थितियां इस समय ऐसी बन रही हैं, कोरोना काल से जो जिन्न पैदा हुआ महंगाई का, जिसके कारण से पूरी दुनिया में आर्थिक हालात बिगड़े, वो जैसे तैसे हम उनके खिलाफ खड़े हुए थे, लड़ने की तैयारी कर ही रहे थे। इसी बीच ये अनावश्यक युद्ध आ गया और युद्ध के कारण से बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई। हम सब ये जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों पर तेल कंपनियों को आज से 10, 12, 15 दिन पहले 25 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था। और उसके बाद ये भरोसा भी नहीं कि हम रूस से तेल हमको मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इराक से हमारे पेट्रोलियम पदार्थों पे तमाम प्रकार के अमेरिकन प्रतिबंधों के कारण से आयात प्रतिबंधित हुआ ही है। तो ऐसी बहुत सारी मजबूरियां हैं जिनके कारण से महंगाई बढ़ती है। पर इसके बावजूद भी मैं बचाव में नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई लीपापोती नहीं कर रहा हूँ, पर आजकल ये ग्लोबल युग है। सारी दुनिया के में क्या क्या घटित हो रहा है सब जानते हैं। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आप श्रीलंका में देख लीजिए, आप कहीं और भी देख लीजिए, वहां अचानक से महंगाई में कैसी आग लग गई है। भारत में महंगाई बढ़ी है पर सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण अब भी नियंत्रण में है। और जैसे ही सरकार को अवसर मिलता है वो कुछ स्टेप्स ऐसे उठाती है कि खाद्य तेलों में भी पिछले दिनों की तुलना में तो कमी आई है। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। सुरेश राजे जी, कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है और जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, देखिए महंगाई तो है, अब ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो वजह आ रही है, जो कहा जा रहा है, जो धैर्यवर्धन जी भी कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते?
राजीव जी, मैं सुन रहा था बड़े भाई धैर्यवर्धन जी को। उनकी अपनी मजबूरी है, सरकार के पक्ष लेके बैठे हैं तो सरकार का बचाव करना है। लेकिन मैं धैर्यवर्धन जी के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जैसा कि इन्होंने कहा तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ। ये बहुत विद्वान व्यक्ति है और अब उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के कारण ये हुआ। मैं कुछ चीजों पे आता हूं, आप जरा समझने का प्रयास करें। यूक्रेन, इन्होंने कह दिया तेल का मामला यूक्रेन से है, सूरजमुखी का मामला यूक्रेन, उससे सूरजमुखी हमारे यहाँ कितने लोग खाते, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई लेना देना नहीं है उससे। हमारे पास तमाम विकल्प हैं जिनके आधार पर हमारा देश चलता है। अब वो एक चीज बताए, आप तो ये बताओ मैं कितनी चीजें गिनाऊं महंगाई की और कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके सामने कुछ चीजों के वो रख रहा हूं। आप डीजल और पेट्रोल छोड़ भी दें, मैं इनकी बात मान भी लूं कि युद्ध के कारण डीजल पेट्रोल, तो फिर मैं इस पर एक विषय दे रहा हूं आपको कि अभी जब चुनाव चल रहा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस कदर कच्चे तेल का गिरावट आई रेटों में, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और जनता लुटती रही। मतलब एक पैसा इन्होंने कम नहीं किया उस समय। आज ये कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के कारण जो है इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। अब आप आ जाओ, हम क्या जो गरीब घर प्रधानमंत्री आवास की बात करते धैर्यवर्धन जी, मैं उस ओर ले जा रहा हूं आपको। 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए में शहर और ग्रामीण का जो मामला है, आपकी जानकारी में मैं डाल दूं, आदरणीय 55 से 56 रुपए किलो सरिया था। अभी कुल 2 महीने पहले की बात है, ज्यादा लंबा समय नहीं गुजरा। आदरणीय वो सरिया आज 85 से 88 से 90 92 तक पहुंच गया। ये महंगाई सुरसा की तरह किस कारण पहुंची, ये तो आप ही बता सकते हैं। अब सीमेंट की जहां तक बात है, सीमेंट तो विदेश से नहीं मंगा रहे हम, सीमेंट तो हमारे देश में उत्पादन हो रहा है। सीमेंट के रेट कहां है? एक। अब अपन आ जाए, अब सोयाबीन तेल, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि हम विदेश से मंगाते हैं, लेकिन आदरणीय धैर्यवर्धन जी, रागी जी, मैं धैर्यवर्धन जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये वही भारत देश है और ऐसा भी नहीं है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो गैस सिलेंडर कितने का था? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो क्या भाव डीजल थे, क्या भाव पेट्रोल थे? तब तो हमने कोई युद्ध लड़ा नहीं है, उसके बाद क्या लड़ा है? अब आप आ जाएं रोजमर्रा के समाज पे, मैं आपको एक एक चीज करके बता रहा हूं कि देखिए, सरसों का तेल छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए, चाय पत्ती छोड़ दीजिए, और तो और अगर रागी जी बाजार में मखाने का भाव तलाशने चले जाना, देखिए सिर्फ पेट्रोल डीजल से मतलब नहीं है देश में, ऐसी क्या चीज बची है। और तो और अभी इन्होंने रोड, भैया धैर्यवर्धन जी, रोड को क्या हुआ? जो आपने वो मतलब उन कंपनियों को छूट दे दी लूटने की जो टोल टैक्स के नाम पर, आपको पता है कितना % महंगाई बढ़ाई है? आखिरकार क्यों? कम से कम इस जनता जनार्दन के पास अब अगर कुछ बचा है तो आदरणीय धैर्यवर्धन जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का वो मेहनत का कार्यकर्ता भी, उसको पता है किस स्थिति में जी रहा है। हाँ, मैं कह सकता हूं भाजपा के मंत्री, भाजपा के वो तथाकथित उद्योगपति, वो कुछ हो सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम गरीब कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट का हो, बीएसपी का हो, गरीब गरीब होता है, चाहे वो भाजपा का हो, उसके घर में जाके देखो कि हालत क्या है। हालात बद से बदतर है। धैर्यवर्धन जी, एक चीज रह गई है सिर्फ जिस पे आपने टैक्स नहीं लगाया, और वो है हवा। अब हवा पे टैक्स और लगा दीजिए, शायद इससे भी कोई काम बन जाए। मैं रागी जी, मैं आपके माध्यम से देखो कितनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सब कुछ प्राइवेटीकरण की ओर ले जा रहे हैं। मैंने अभी एक पत्र लिखा था सम्मानित सीएम साहब को कि साहब मेरे यहाँ का बस स्टैंड बेच दिया, 4 करोड़ रुपए में बस स्टैंड बेच दिया। अगर ये 4 करोड़ रुपए का बस स्टैंड बेचकर बेशकीमती, कम से कम जिसकी कीमत 35-40 करोड़ रुपए है आज की डेट में, उसको 4 करोड़ में बेच के कौन सा खजाना भरना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं धैर्यवर्धन जी, कल्पना करो कि उस समय से लेके आज तक ऐसी क्या आपदा आ गई कि हम लगातार उन चीजों को, सरकारी उपक्रमों को बेचते जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण की ओर देश जा रहा है। आखिरकार कहां जाएगा हमारा देश? आप कम से कम, आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विषय में मत सोचो, लेकिन इसके विषय में तो सोचो मित्र, आपके यहाँ भी गरीब कार्यकर्ता हैं, गरीब लोग तो आपकी पार्टी के भी सपोर्टर है।
ऐसा नहीं है कि सभी गरीब कांग्रेस के सपोर्टर है। मैं कह रहा हूं, आपसे कहना चाहता हूं, देश किस दिशा में जा रहा है ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है सुरेश राजे जी, मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अपने स्टैंड पे क्या कर सकती है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार अपने स्टैंड पे ये कर सकती है कि आखिरकार 1 रुपए किलो बिकने वाला नमक 20 से 22 रुपए किलो पहुंच गया। कल्पना तो करें हम, कहां देश जा रहा है। अब ये सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगी? ये सरकार ये कर सकती है, अगर डीजल पेट्रोल 4 महीने 5 महीने में आपने 1 पैसा नहीं बढ़ाया और चुनाव जैसे ही फ्री हुआ और जैसे ही धैर्यवर्धन जी की सरकार है 4 राज्यों में बनी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जनता सब झेलना जानती है, चाहे जितनी महंगाई बढ़ा दो, जनता हमारे साथ है। तो धैर्यवर्धन जी, ये समय और परिस्थिति है, जनता सिर्फ अपने समय का इंतजार कर रही है। आप देखिए, जनता को जितना मसल सकते हो, जितना दबा सकते हो, क्योंकि आप सरकार में बैठे हो। लेकिन हमारा काम है, विपक्ष का काम है, हम उस भूमिका को पूरा करेंगे कि हम जनता को जागरूक करेंगे कि कहीं से कहीं तक इस सरकार पर लगाम लगना चाहिए, चाहे सरकार केंद्र की हो राखी जी, चाहे वो सरकार राज्य की हो। राहत देने के नाम पर कुछ नहीं है। ठीक है धैर्यवर्धन जी, एक बात है, जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे लगता है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, यदि एक मजबूरी उनकी कोई होती है कि बहुत ज़्यादा मजबूरी है, टैक्स लगाना ही है, रेट्स बढ़ ही रहे हैं, वो करना ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है उसका एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि हर व्यक्ति उस चीज़ को निभा सके। मतलब समझिएगा कि छोटा व्यक्ति भी है, आज छोटी से छोटी जगह जाने के लिए, काम करने के लिए, घर से निकलने के लिए हर व्यक्ति को गाड़ी चाहिए। तो पेट्रोल की कीमतें तो देखिए, मैं मानती हूं कि वाकई बहुत तेजी से बढ़ी हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो यदि कोई मजबूरी भी है तो उसको एक ऐसा क्राइटेरिया में कर दीजिए कि इधर भी नुकसान ना हो और इधर भी बहुत ज्यादा बर्डन ना आए। ये एक बीच का रास्ता तो निकल सकता है। देखिए, आदरणीय सुरेश राजे जी ग्वालियर जिले की डबरा से विधायक हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, हम सब साथी रहे हैं राजनीति में, लगभग एक ही आयु वर्ग से हम सब ने काम किया है। गरीब वर्ग के प्रति उनकी जो चिंता है, मैं उसको सैल्यूट कर रहा हूं, पर बहुत सारी मजबूरियां हैं देखिए सरकार के समक्ष इस समय। अभी सुरेश राजे साहब ने कहा कि भाई सीमेंट क्यों महंगा हो गया। अब बड़ा टेक्निकल मामला है सीमेंट के साथ। सीमेंट बनाने में एक महत्वपूर्ण इकाई है पेट्रोकोक, कोयले का एक प्रकार है, जिस क्वालिटी का कोयला चाहिए होता है उसको सीमेंट में मिलाने पर सीमेंट बनता है। वो इंपोर्ट होता है, 15 से 20% लगभग उसकी रेट बढ़ा दी। अब दूसरे देशों से जो सामान महंगा होकर के आएगा, तो सीमेंट कंपनियां सरकार की तो नहीं, ये सब निजी लोग हैं, ये घाटे में तो धंधा चलाएंगे नहीं। यदि लागत बढ़ जाएगी तो इनको भी लागत बढ़ाना पड़ेगी। सरिये की स्थिति भी वही है। क्या हमारा देश इतना लोहा उत्पादन कर पाता है? हम सब जानते हैं कि नहीं। हमें बड़ी तादाद में कोयला, लोहा, तमाम सारी धातुएं दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। 2.25 करोड़ के देश में, 35 करोड़ के देश में हमारी डिमांड लगातार बढ़ रही है और हमारे देश में उसकी पूर्ति संभव नहीं है, इसलिए हम आयात करते हैं। और इंपोर्ट में तो हमें अंतर्राष्ट्रीय रेटों के अनुसार चलना हमारी मजबूरी होती है। रही बात रेट्स को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार करती है, सरकार उन जगहों को तलाशती है कि जहां से हमारे देश में सस्ता माल आ सकता हो। सरकार उन वजहों को भी तलाशती है जिनके कारण से हम किसी देश को कोई सुविधा दे सकते हो, कोई चीज दे सकते हो, उसके एवज में वो कोई कटौती कर ले। जैसे कि आज भारत और रूस के बीच चर्चा चल रही है कि अमेरिकन प्रतिबंध के कारण से डॉलर में परचेजिंग नहीं हो पाएगी, और भारत और रूस के बीच यदि बाईदी में समझौता हुआ कि रूबल और रुपए में खरीदारी हो गई और उस पर हमें कोई बड़े धर्म संकट का सामना नहीं करना पड़ा, तो मुझे लग रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थ नियंत्रण में रहेंगे। वरना बीच में तो ये लग रहा था कि ये 150 और 200 को भी पार कर जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार अपने स्तर पर जतन करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि चूंकि ये अचानक से महंगाई आ गई, तभी तो सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, अभी मोदी जी ने 6 महीने के लिए, राज्य सरकार ने भी कुछ महीनों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था बढ़ा दी है, ताकि बेसिक की जो बेसिक जरूरतें हैं वो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं
वो हो चाहे अब तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग टू व्हीलर का उपयोग करने लगे हैं। बेहतर निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल के काम से परेशानी में है। तो मुझे लग रहा है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस समय यह न समझ पा रहा हो, क्योंकि अब हर व्यक्ति टीवी देखता है। महल से लेके फ्लैट से लेके विला से लेकर के झोपड़ी तक का व्यक्ति हर रोज टेलीविजन देख रहा है। वो जानते हैं कि कैसे रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के। उसके कारण से हमारी तेल कंपनियां, हमारी सरकारें भी मजबूर हो जाती हैं, जबकि हम तो उस अनुपात में रेट बढ़ा भी नहीं रहे। और सरकार प्रयास भी कर रही है कि इंपोर्ट की लागत घटा करके कैसे भी करके इसको नियंत्रण में लाया जाए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेश राजे जी? जी रागी जी, हरवर्धन जी के उस पर मेरे को एक चीज ध्यान आया। उन्होंने कहा कि हर घर टीवी देखता है। देखिए हरवर्धन जी, ध्यान है आपको, मनमोहन सिंह जी के समय में 30 रुपए महीने में डिस्क वाला 30 रुपए महीने लेता था, मात्र इतने चैनल दिखाता था। कितने रुपए महीने? 30 रुपए महीने। उसमें भी जरूरी नहीं था कि हर महीने लेने आ जाए। कभी कभी तो ये भी होता था कि 360 रुपए होते हैं साल के, भैया आप 250 ही दे देना, 200 दे देना। ये वो दिन थे मनमोहन सिंह जी के समय के। अब टीवी की स्थिति हरवर्धन जी, शायद आप पेमेंट करते नहीं होंगे, बच्चे करते होंगे घर पर जानकारी लेना कि टीवी प्रति महीने कितना महंगा हो गया। अब आ जाओ अपन मोबाइल, जिस मोबाइल को आपने फ्री में बंटवाना शुरू किया था ना जियो में, आज उस मोबाइल की क्या स्थिति है? हर घर की जरूरत बना दिया मोबाइल को, जरूरत बन भी गई। लेकिन आज स्थिति क्या है? पहले जो फ्री में आया, उसके बाद फिर वो 90 रुपए में आया, उसके बाद फिर वो 250 रुपए में आया। आदरणीय हरवर्धन जी, वो धीरे धीरे करके जियो 700 रुपए में पहुंच गया और BSNL की सारी इकाइयां धीरे धीरे सबकी सब बंद हो गई और धीरे धीरे बंद होने के कगार पे है। वो समझने का प्रयास कीजिए, अगर प्राइवेट कंपनी 4G और 5G का लाइसेंस ले सकती है, वो BSNL कंपनी जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, आखिरकार उसके सामने ये संकट कैसे खड़ा हुआ कि वो 4G 5G लॉन्च नहीं कर पा रहे। प्राइवेट सेक्टर वाले उन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और जनता पे इसका बर्डन पड़ रहा है। हरवर्धन जी, आप मानो न मानो, आप भी दिल से मानते हो कि कमर तोड़ महंगाई है। और ध्यान करो वो दिन, हम और आप कहते थे ना, अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। वो दिन याद करो कि कहाँ चले गए वो दिन, अच्छे दिन। आज कौन से अच्छे दिन है? आप विश्वास तो करो। हरवर्धन जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जरा इस पर तनक विचार करना ये डिबेट के बाद कि सुरेश राजे गलत बोल रहा था कि महंगाई के मारे लोग परेशान हैं या नहीं। मैं इतना समझना चाहता हूँ, है या नहीं? ठीक है, चलिए, मुझे तो एक चीज ये लगती है कि महंगाई तो कम होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश बहुत मजबूरी है तो जितनी महंगाई बढ़ा देते हैं ना, उतना जो लोगों की आर्थिक स्थिति है, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सोचें, उनको भी थोड़ा बढ़ाते चलें, तो मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि महंगाई तो बढ़ रही है, रेट्स तो बढ़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जहां जो काम कर रहा है, और इस कोविड के बाद तो मुझे लगता है वो बेचारा वहीं का वहीं है, तो उसके लिए भार बहुत ज्यादा है। तो हम उसके लिए भी सोचते चलें। यदि हम बैलेंस करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी, लेकिन हम सोचें कि हम रेट बढ़ा दें और दूसरी चीजों को बैलेंस ना करें। मेरा कहने का बहुत सीधा सा मतलब है कि सोर्स ऑफ इनकम, आर्थिक रूप से व्यक्ति को भी हम समृद्ध बनाने की कोशिश करें। क्या किया जा सकता है, इस पर भी थोड़ा गंभीरता से सोच लें तो शायद चीजें अच्छी हो जाएंगी। बहरहाल, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, महंगाई पर हल्ला बोल था और महंगाई पर हल्ला बोल होगा क्योंकि महंगाई वाकई चरम पर है। तमाम चीजों के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब विपक्ष तो इस मामले को उठा रहा है, लेकिन जो भी मजबूरी सरकार की है, इसको बैलेंस करने के लिए एक बार होना चाहिए कि कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति इसको नहीं अफोर्ड कर सकता है। मुश्किलें सभी को आती हैं, बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, हर व्यक्ति को इसके लिए परेशान होना पड़ रहा है। अब जिस तरीके से सरकार की मजबूरी है समझते हैं, लेकिन क्या हल निकल सकता है, क्या बैलेंस कर सकते हैं, ये मुझे लगता है एक बार विचार किए जाने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।